नमस्कार। पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारतीय समाज की संरचना एवं संयोजन में ग्राम, जिसे हम गांव भी कहते हैं, गांव क्या है, गांव किस तरह से होते हैं, गांव की क्या विशेषताएं होती हैं, गांव के क्या प्रकार होते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने कस्बे की बात करी कि कस्बा क्या होता है। कस्बा वो है जिसमें गांव की तथा शहर की दोनों की ही विशेषताएं उसमें सम्मिलित होती हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे, सुनेंगे कि नगर क्या है। नगर, जिसे हम सिटी कहते हैं या नगरीय विकास के अंतर्गत उसे नगरीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि नगर किसे कहते हैं, नगर क्या है, नगर किस तरह से विकसित होते हैं और नगरों को किस तरह से समाजशास्त्रियों ने परिभाषित किया है। भारत एक गांव का देश रहा है और गांव के देश होने के साथ साथ वो कृषि प्रधान देश भी है। लेकिन मौसम की अनुकूलता या हम ये कहें कभी अतिवृष्टि है, कभी अनावृष्टि है, इसके कारण गांव में रहने वाले कुछ व्यक्ति रोजगार की तलाश में नगरों की ओर पलायन करते हैं, क्योंकि गांव में रोजगार के साधन इतने अधिक नहीं होते हैं। जब वो नगरों की ओर पलायन करते हैं और जिससे नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है और नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण नगरीकरण की प्रक्रिया इसी प्रकार के परिवर्तन से संबंधित है कि अगर हम सरल शब्दों में कहें कि नगर बनने की प्रक्रिया यही है कि लोग गांव को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करते हैं। अगर हम कहें कि नगर क्या है, नगर से अभिप्राय एक ऐसी केंद्रित बस्तियों के समूह से है, एक ऐसी केंद्रित बस्तियों के समूह से है, यानी जो बस्तियां होती हैं वो केंद्रित होती हैं, जिसमें सुव्यवस्थित रूप से बिल्कुल व्यवस्था जो होती है वो सुव्यवस्थित होती है और वहाँ व्यापार का क्षेत्र होता है, प्रशासन की इकाइयाँ होती हैं और यातायात के साधन विकसित होते हैं और इनके कारण नगर में और अधिक सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। अगर हम ये माने कि नगर क्या है, तो नगर के लिए विभिन्न लोगों ने अपनी अपनी तरह से परिभाषित किया है। कानूनी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो नगर वह स्थान है जिसे उच्च सत्ता के चार्टर द्वारा नगर घोषित किया गया हो। अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखें तो ऐसे क्षेत्र को नगर माना गया है जहाँ पे 25,000 से अधिक जनसंख्या हो। अगर हम व्यवहार के आधार पर देखें तो विल्कॉक्स ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि जहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि है उसे गांव तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय प्रचलित नहीं है तो उसे शहर कहेंगे। कि जहाँ कृषि मुख्य व्यवसाय है वो गांव है, लेकिन कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय अगर प्रचलित हैं तो उसे हम शहर कहेंगे। बर्गर ने भी कहा है कि नगर ऐसी संस्था है जहाँ अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त रहते हैं। अब हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम देखते हैं पहली डेफिनेशन थियोडोरसन की। थियोडोरसन ने कहा है कि नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें उच्च जन घनत्व होता है, यानी लोग बहुत अधिक रूप से रहते हैं। गांव की अपेक्षा शहरों में जनसंख्या अधिक होती है,
गैर कृषि व्यवसायों की प्रमुखता होती है। जटिल श्रम विभाजनों से उत्पन्न उच्च मात्रा का विशेषीकरण होता है और स्थानीय सरकार की, यानी जो सरकार वहाँ चुनी जाती है, उस सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है। और इसी के साथ अगर हम देखें एक और डेफिनेशन डेविस कहते हैं, किंग्सले डेविस कहते हैं कि नगरीकरण शब्द का प्रयोग किसी देश के नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले जनसंख्या तथा गैर नगरीय जनसंख्या के बढ़ते अनुपात के लिए किया जा सकता है। यानी वह नगरीकरण वो क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या और गैर नगरीय जनसंख्या के बढ़ते हुए अनुपात के लिए किया जाता है। एम.एस. गोरे ने भी नगरीकरण की परिभाषा में यही प्रकार अपनाया है। सोवानी कहते हैं नगरीकरण को परिभाषित करते हुए अपनी किताब अर्बनाइजेशन एंड अर्बन इंडिया में कि नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से अनुपात नगरीयकरण की एक अपक्व इकाई है, अपक्व सूचक है, क्योंकि इसमें देश की नगरीय जनसंख्या के वितरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर हम परिभाषाओं को देख के ये हम कह सकते हैं कि नगर क्या है, जहाँ जनसंख्या की घनत्व है या जनसंख्या अधिक है। श्रम विभाजन, विशेषकर श्रम विभाजन का विशेषीकरण है, औपचारिक संबंध है और द्वैतिक संबंध है। नियंत्रण के लिए औपचारिक साधनों की प्रधानता होती है और लोग गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं। भारत यद्यपि गांव का देश रहा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से कृषि प्रधान होने के नाते गांव में भी जो गांव की जनसंख्या है वो पिछले कुछ दशकों से नगरों की ओर अधिक पलायन कर रही है। अभी अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो हम देखेंगे कि कितने लोग गांव की ओर, गांव से शहरों की ओर रोजगार की तलाश में आए थे। पिछले कुछ दशकों से देख रहे हैं कि हम नगरीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। भारत में अगर नगरीकरण को प्रोत्साहन देने के कुछ कारकों की हम बात करें और देखें कि भारत में किस तरह से नगरों का विकास हुआ, तो हम बात करेंगे ब्रिटिश शासनकाल में नवीन मार्गों की खोज हुई। नवीन मार्गों की खोज होने के कारण लोगों में यातायात और संदेश वाहन के साधनों में विकास हुआ। इससे नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि यातायात और संदेश वाहन के साधनों के विकास के कारण लोगों को पता होने लगा कि क्या कहाँ पे क्या हो रहा है। साथ ही उस स्थान पर सुगमतापूर्वक हम पहुँच सकते हैं, आराम से हम पहुँच सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे यातायात के साधनों का विकास हुआ, लोगों में आपस में कनेक्टिविटी बढ़ गई। दूसरा हम देखें, भारत में सबसे ज़्यादा जो नगरी का विकास हुआ या नगरीकरण हुआ है, वो उसकी एक बड़ी देन इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जैसे जैसे नए नए उद्योग धंधों का विकास हुआ, भारत में भी नए नए नगर बसते गए। जहाँ जहाँ नई उद्योग धंधे खुले, उस जगह लोगों ने आकर रहना शुरू कर दिया अपने रोजगार की तलाश में। धीरे धीरे वो जगह एक नगर के रूप में विकसित हो गई। और आगे हम देखें तो एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण जनसंख्या, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है वैसे वैसे लोगों के जीवन यापन के साधनों में कमी आई है, तो गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आने लगे,
इससे भी नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला। और आगे हम देखें कि जैसे जैसे व्यापारिक क्षेत्र यानी नए नए उद्योग धंधे लगे, और साथ ही उद्योग धंधों के साथ साथ हम देखेंगे कि शैक्षणिक संस्थाओं का बहुत अधिक विकास हुआ, और जो विकास हुआ है वो अधिकांशतः शहरों में हुआ है, सिटीज़ में हुआ है। इसके कारण लोग गांवों से शहरों की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि अपने शैक्षणिक विकास के लिए, अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित करने के लिए या अपने व्यापार को और अधिक विकसित करने के लिए उन्होंने गांव को छोड़कर शहरों की ओर आकर्षित हुए और अब पलायन करना शुरू हुआ। साथ ही हम देखें कि बहुत सारे नवीन कृषि के साधन या उपकरण प्रयोग में लाने गए, और ये नवीन उपकरण ग्रामवासियों को शहरों की ओर आश्रित बना दिया, क्योंकि जो उपकरण थे उनका विकास शहरों में हुआ, और शहरों की ओर लोग इसलिए आने लगे क्योंकि नवीन उपकरण वहाँ पे उन्हें उपलब्ध होने लगे। उसके आगे हम देखेंगे कि नगरों में व्यावसायिक मनोरंजन के साधनों में वृद्धि होने लगी, और ये मनोरंजन के साधन वृद्धि के कारण नगरों के विकास में भी सहायता मिलने लगी। उसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के विकास एवं उनके संगठनों का नगरों में स्थित होना नगरीकरण को में बहुत अधिक सहायक कारक रहा, क्योंकि प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली भी नगरीकरण में बहुत बड़ा अपना रोल निभाती है। उसके बाद हम देखें कि नवीन आर्थिक संगठनों के उदय, नए आर्थिक संगठनों का उदय हुआ। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों ने भी, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं अगर हमारी भारतवर्ष में हम देखें तो अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों ने भी भारत में नगरीकरण को प्रोत्साहन दिया। तो ये कारण रहे भारत में नगरीकरण को प्रोत्साहन देने वाले। साथ ही हम देखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और भारत में कई नए नए नगरों की स्थापना हुई, उनमें यही कारण रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे कि एक जनसंख्या की विषमता का कारण लोगों में जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हुई, लोग गांवों को छोड़कर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आए। साथ ही हम ये देखेंगे कि नगरीकरण एक सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख इकाई है। कल हम आपको बताएंगे कि नगरीकरण की विशेषताएं क्या हैं, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने नगरीकरण की क्या विशेषताएं बताई हैं। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।